नमस्कार। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के फेसबुक और यूट्यूब लाइव कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। लाइव कार्यक्रम में हम पिछले कुछ महीनों से लेखकों, साहित्यकारों, कवियों, कलाकारों और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित करने वाले लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। साहित्य कला संवाद कार्यक्रम के माध्यम से अकादमी का ये प्रयास रहा है कि लेखकों के साथ हम मिलें, उनसे बातचीत हो और उनके लेखन के बारे में, उनकी साहित्य साधना के बारे में हम कुछ जानें, ताकि समकालीन साहित्य और कला के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वालों पर भी हम कुछ चर्चा कर पाएं और साथ में नई पीढ़ी उनसे क्या प्रेरणा ले सकती है, कैसे वे अपने लेखन, अपनी कला के माध्यम से औरों के लिए प्रेरक हो सकते हैं, मार्गदर्शक बन सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लेखकों से मिलिए, लेखकों का साक्षात्कार, कलाकारों के साथ बातचीत, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से साहित्य कला संवाद में हमने अनेक लेखकों के साथ बातचीत की है। इसमें श्रोताओं, दर्शकों के प्रश्न भी हम सामने ला करके उसके बारे में परिचर्चा करते हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो साहित्य की विभिन्न विधाओं में जहाँ लिखा जा रहा है, इतिहास, कविता, कहानी, समीक्षा और साहित्य की अन्य विधाओं में भी बहुत लिखा जा रहा है और बहुत पहले से लिखा जा रहा है। समकालीन साहित्यकार इसमें अपना विशिष्ट योगदान दे रहे हैं। साहित्य की एक विधा है ट्रैवलॉग, यात्रा संस्मरण, और अपने घुमक्कड़ जीवन की डायरी। बहुत सारे साहित्यकार जो अन्य विदेशों से, भारत के अन्य कोनों से आए, और अगर हम बात करें तो वेनसांग चीनी यात्री यहाँ से गुजरे, राहुल सांस्कृत्यायन ने बहुत बड़ा यात्रा का साहित्य लिखा, कृष्णनाथ ने साहित्य लिखा, और भी बहुत सारे लोग, साहित्यकार, कलाकार समय समय पर हिमालय के इस क्षेत्र में आते रहे हैं और अपने लेखन से सबको प्रभावित करते रहे हैं। इसी कड़ी में अगर हम समकालीन लेखकों, साहित्यकारों की बात करें तो एक बहुत चर्चित नाम है रतनचंद निर्झर, जो एक घुमक्कड़ साहित्यकार हैं। मेरे ख्याल में हिमाचल प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां तक ये पहुंचे नहीं होंगे, और जहां भी ये गए वहां के संस्मरणों को लिखा, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पाठकों तक उसको पहुंचाया, और सरकारी सेवा के साथ साथ पत्रकारिता, साहित्य सृजन के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। और एक घुमक्कड़ साहित्यकार के तौर पर रतनचंद निर्झर जी हमारे साहित्यकार हमेशा चर्चा में रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रतनचंद निर्झर जी से बात करने जा रहे हैं। रतनचंद जी, निर्झर जी, आपका आज के इस कार्यक्रम में, अकादमी के इस पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आदरणीय डॉक्टर करम सिंह जी, आपका बिलासपुर में प्रधान पर अपनी ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने आज मुझे मौका दिया है अपने इस कार्यक्रम में शामिल होने का। निर्झर जी, हम आज आपसे आपकी यात्राओं के बारे में, लेखन के बारे में, और जो पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में आपका योगदान है उसके बारे में थोड़ा सा विचार आपके साझा करना चाहते हैं। आप साहित्य में रतनचंद अपने नाम के साथ निर्झर लिखते हैं, तो निर्झर लिखने का आपको ये प्रेरणा और इसका मायने क्या है, और क्यों आपने ये नाम अपने साथ जोड़ा? आदरणीय डॉक्टर करम सिंह जी, ये जब मैं नौकरी में नहीं था और चटपट लिखता था, उसमें अपने नाम के साथ कभी शर्मा जी, कभी भारद्वाज जी लिखता था। लेकिन जैसे जैसे मैं साहित्य के साथ अवगत हुआ तो मुझे एक पत्रिका का नाम
सामने आया जो चंडीगढ़ से प्रकाशित होती थी, साहित्य निर्झर, और मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगा। और उसमें ये भी मैंने पढ़ा था कि कुछ लेखक अपने नाम के साथ उपनाम जोड़ते हैं, तो मैंने जो है निर्झर अपना उपनाम उसमें जोड़ा। ये लगभग सन 1978-79 की बात है। 79 के बाद उन दिनों में मंडी में हुआ करता था, और इसी नाम से मैंने जो है अपना लेखन यात्रा शुरू की। आप बिलासपुर में जन्मे, यहीं आपकी शिक्षा हुई, तो आपका बचपन और शिक्षा और पढ़ाई और उसके बाद जो आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है उसके बारे में कुछ बताएं। डॉक्टर कर्म सिंह जी, वैसे तो मेरी जन्मभूमि मंडी है। 28 नवंबर 1960 को मंडी के एक दूरदराज गांव में मेरा जन्म हुआ। पिताजी गांव में एक छोटी सी दुकान किया करते थे। तो मेरा बचपन बड़ी कमज़ोर अवस्था में, बचपन में बहुत बीमार रहता था। मेरा माता जी जैसे मुझे बताते हैं कि मैंने 7 साल की उम्र में चलना शुरू किया था। उसके बाद मेरी पढ़ाई लिखाई भी जो है मैट्रिक तक वहीं हुई। मैंने 1978 में जो है 10वीं की जो परीक्षा है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल नारला से प्राप्त की। उसके पश्चात मैंने 2 वर्ष का जो ITI का ड्राफ्ट्समैनशिप का डिप्लोमा यमुनानगर से प्राप्त किया, और 1983 में मैंने सरकारी कार्य में प्रवेश किया, और मेरी जो पहली पोस्टिंग थी वो शिमला में हुई। एक ऐसा लेखक रत्नन चंद निर्झर जी के रूप में, जैसा इन्होंने बताया कि 7 साल तक ये चल नहीं पाते थे, और 7 साल बहुत बड़ी उम्र होती है, और उस तक समय तक नहीं चलना एक बहुत बड़ी घटना भी हम कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने चलना शुरू किया तो हिमाचल का कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ तक ये पहुँचे नहीं। बहुत ज़्यादा इन्होंने यात्राएं की हैं। तो लेखन में आपकी रुचि कैसे हुई? कुछ पढ़ने के बाद आपको लगा कि मुझे भी लिखना चाहिए, या कुछ विषय ने या कोई घटना ने आपको प्रभावित किया जो आपका एक ड्राफ्ट्समैन होने के साथ साथ IT प्रशिक्षित होने के बाद आपने लेखन में रुचि ली और लेखन में आप पूरी तरह से जुड़ गए, रच बस गए? तो इसमें आपकी रुचि कैसी हुई? जैसे कि बचपन में ही जब मैं छात्र काल में ही मुझको पढ़ने का बड़ा शौक था। अखबार हमारे विद्यालय में आया करते थे, लेकिन हमारे गुरुजी हमारे को पढ़ने को नहीं दिया करते थे, और मैं चोरी छिपे उन अखबारों को पढ़ता था। तो एक दिन गुरुजी की मेरी नज़र मेरे ऊपर पड़ी कि ये बच्चा अखबार पढ़ रहा है, तो उसने मेरे को अलर्ट कर दिया। तो इस तरह, और मेरे को ये आदत थी कि मैं चलते ही फिरते भी जो भी कोई कागज़ नीचे पड़ा नज़र आता था उसको पढ़ के वो उठा के पढ़ने लगता था। तो ये जो पढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो बाद में जो है लेखन की ओर जो है मुड़ी। और सबसे पहले वीर प्रताप जो हिमाचल का है उसमें का एक चर्चित अखबार हुआ करता था। उस अखबार में मैंने अपना जो लेखन जो है संपादक के नाम पत्र से शुरू किया, और उसके पश्चात में फिर पत्रकारिता से भी जुड़ा। उसके लिए मैंने जो है समाचार पत्र भेजने के कार्य भी किया, और यही जो पढ़ने की प्रवृत्ति ने ही मेरे को लेखन की ओर जो उन्मुख किया। उसमें फिर कुछ एक मैं लेखकों के संपर्क में भी आया, उनकी रचनाएं भी पढ़ी, और उन्होंने मेरे को जो है लेखन की ओर प्रेरित किया। जब आपने लिखना शुरू किया, और वीर प्रताप उस समय एक बहुत अच्छा मंच था नवोदित लेखकों के लिए भी, बाल लेखकों के लिए भी, उसमें बहुत सारी चीज़ें छपती थी, और उसके विशेषांक भी हर सप्ताह साहित्य पर आधारित आते थे। किस लेखक ने आपको प्रोत्साहित किया? कुछ उस समय का जो माहौल था लेखन का वो कैसा रहा है, और किन लोगों से प्रभावित आप हुए, या कुछ उसमें रुकावटें आई, आपको प्रोत्साहन मिला? तो उस समय का आपका ये सारा जो परिस्थितियां थी कैसी रही? 79-80 की दौरान बात है। मैं जो है पंडोह में दिहाड़ी पे कार्यरत था, 7 रुपये की दिहाड़ी पर, और जो है उसमें वीर प्रताप के जो बुधवार के अंक में कहानी अंक छपा करता था, उसमें धारावाहिक उपन्यास भी छपा करते, जिसमें कृष्ण भानु का उपन्यास दूर है किनारा पढ़ा मैंने। उसके बाद मदन गुप्ता स्पाटू का उपन्यास पढ़ा। उनसे फिर मेरा पत्राचार भी और कई बार मैं व्यक्तिगत रूप से मिला, और उन दिनों में छोटी सी कविता लेखन की और भी अक्सर हुआ। पहाड़ी में भी लिखता था और हिंदी में भी। तो मंडी में पंडित भवानी दत्त शास्त्री जी होते थे, वो मेरे एक साहित्यिक गुरु रहे। उन्होंने मुझको लेखन की ओर प्रेरित किया। उस दौरान की एक घटना सुनाता हूँ। मैं रेडियो सुनने का बचपन से शौक रहा,
और मैं आकाशवाणी शिमला से जो है जो क्षेत्रीय बोलियों के जो कार्यक्रम होते हैं उनको सुनता रहता था। तो मैंने उस दौरान कुछ एक अपनी पहाड़ी में कांगड़ी में कविताएं लिख के आकाशवाणी को शिमला को भेज दी। महीने के बाद मेरे को वहाँ से पत्र आया, तो उसमें जो है एक अनुबंध पत्र था मेरे को, तो उसमें मालूम था कि क्या नीति नियम होते हैं। तो उसमें लिखा था प्रसारण शुल्क 300 रुपया। तो उस पत्र को जब मैंने पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए कि मैं 300 रुपये कहाँ से दूँ, 6 रुपये मेरे को दिहाड़ी मिलती है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं पत्र को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दूँ। फिर मैंने एक दिमाग में फिर आया कि इस पत्र को अपने गुरुजी को दिखाऊं, और फिर मैं मंडी आया और मंडी में गुरुजी के पास गया मैं, और गुरुजी और उनके पहुँच हुए और मैं कहा कि ऐसे ऐसे एक पत्र आया और आकाशवाणी वाले मेरे से 300 रुपये मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा बेटा कहाँ है पत्र दिखा। तो मैंने जो है पत्र उनके चरणों में रख दिया। उन्होंने वो पत्र पढ़ा और मेरी पीठ पे शाबाशी देते हुए कहा बेटा शाबाश, ये तेरे को 300 रुपये देने नहीं पड़ेंगे, 300 रुपये तुझे को मिलेंगे। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, और शायद यही मेरी ऊर्जा थी और मेरा ये आकाशवाणी शिमला का सबसे पहला प्रसारण था आकाशवाणी शिमला में। जो आपने थोड़ा जिक्र किया है, पंडित भवानी दत्त शास्त्री जी मंडी के संस्कृत के, पहाड़ी के, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, और उनको साहित्य चूड़ामणि की उपाधि से भी उनको अलंकृत किया गया है, और अकादमी ने भी उनको शिखर सम्मान दिया है, और आज भी उनके नाम से मंडी में कार्यक्रम होते हैं, और अकादमी भी उनके नाम से जो है एक पुरस्कार स्थापित करने पर विचार कर रही है। तो ऐसे साहित्यकारों की आपको सानिध्य मिला, मार्गदर्शन मिला, और उसके बाद आपकी यात्रा साहित्य की, लेखन की कैसे आगे बढ़ी? वो 1983 के अंत में जो मेरी जैसे शिमला में पहली पदोन्नति हुई थी, तो ये लेखन की जो मेरी भूख है इसी ने मेरे को प्रेरित किया कि मैं शिमला में नौकरी नहीं करूँगा, और मैंने जनजातीय क्षेत्र को नज़दीक से देखने के लिए अपना स्थानांतर करछम किन्नौर में करा लिया। उसमें हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी हुआ करते थे, और शायद ये मेरा पहला केस था उनके सामने कि किसी कर्मचारी ने स्वेच्छा से जो है जनजातीय क्षेत्र में जाने का, अपनी सेवाएं देने का वो किया था, पहल की थी। तो उसके बाद मैं जब करछम में गया तो उन्हीं दिनों में जो है महापंडित राजसेन शांतिदान की पुस्तक किन्नर देश पढ़ने का मौका मिला, और ये जो किन्नर देश ही एक ऐसी पुस्तक थी जिसने मेरे पाँव में जो है उड़ान के उनकी ऊर्जा भरी, और मैंने भी ये सोचा कि जिन महापथ पे हमारे महापंडित राव जी गुजरे कि उन्हीं प्राचीन हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग की मैं भी यात्रा करूँगा। और मैंने किन्नौर में रहते हुए 1985-86 में रामपुर शहर से लेकर एक बार नारकंडा से रामपुर तक, दूसरी बार रामपुर से गौड़ा तक, तीसरी बार गौड़ा से सरहान निचार बंक होके, और चौथी बार पंगी नाले से अकपा तक की मैंने जो है यात्राएँ छोटे छोटे टुकड़ों में की। और ये मेरी पहली उड़ान थी जो है घुमक्कड़ी की, जो पहली उड़ान थी। उसके बाद धीरे धीरे मैं अन्य जो हिंदी के जो प्रमुख लेखक हैं उनके साथ संपर्क में आया, पत्राचार चला, पत्र लेखन से कोई भी मेरे को अच्छी रचना थी तो उनसे मैं जुड़ा, जिसमें विष्णु प्रभाकर जी के साथ मेरा संवाद रहा। और जो है उसमें जो पॉकेट बुक्स उपन्यास छपा करते थे उनको मैं पढ़ता था, उनके लेखकों से भी मैं संवाद बनाए रखता था। और कुछ एक जब मैं और लेखकों की रचनाएं पढ़ता था तो मेरे मन में आता कि मैं भी कुछ इस क्षेत्र में प्रयास करूं। तो राहुल सांकृत्यायन से प्रेरणा लेकर के आपने यात्राएं शुरू की। तो जब आप कहीं यात्राओं पे जाते थे, लोगों से मिलना जुलना होता था, तो आप उनके संस्मरणों को लिपिबद्ध करते थे, डायरी पे लिखते थे, या अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में छपवाते रहे, या उस तरह का कोई संकलन बन पाया आपके पास? उसमें तो मैं जो मेरे पास छोटी छोटी जो कापियाँ हुआ करती थी तो डायरी नुमा लिखा करता था, और अभी भी वो डायरी नुमा मेरी कापियाँ जो है मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है। छोटी इधर उधर जो है कुछ एक मैंने संस्मरण लिखे हैं अपने, और जो है वो प्रकाशित भी हुए हैं। संस्मरणों का ऐसा कोई संकलन अभी तक प्रकाशन में नहीं हो पाया? इस साल मेरी कोशिश है कि सब पहली पुस्तक जो है मेरी संस्मरणों पे, ये यात्रा संस्मरण है, या और दूसरी भी जो घटित इस यात्रा में जो मेरे को अनुभव मिले, कुछ खट्टे मिले, कुछ
मीठे अनुभव मिले, उनको मैं संजोने का प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल, हम ये चाहेंगे कि आपका जो ये यात्रा संस्मरण है ये पुस्तक के रूप में छपे, ताकि उस समय की जो आपकी यात्राएं उनके माध्यम से वहाँ की संस्कृति, वहाँ का इतिहास, वहाँ के लोक जीवन के बारे में भी कुछ लोगों को जानकारी मिल पाए। ये एक आपका बहुत अच्छा सफल सार्थक प्रयास होगा। निर्जर जी, आपने जब ये यात्राएं शुरू की और आपके बारे में ये चीज़ बहुत लेखकों में प्रचलित है कि जैसे आपने जिक्र भी किया कि आपने खुद कहा कि मुझे जनजातीय क्षेत्र में जाना है। मेरे ख्याल में आपने हिमाचल के सभी जिलों में सरकारी नौकरी की है और आप थोड़ा सा समय एक जगह गुजारने के बाद खुद ऑफर करते थे कि नहीं, मुझे अब कहीं जहाँ कोई नहीं जाना चाहता वहाँ मुझे भेज दीजिए, या जो हार्ड एरिया है, दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ मुझे भेज दीजिए। और वहाँ आप खुद जाना चाहते थे और खुद इस अपनी ट्रांसफ़र करवाते थे। क्या ये बात सच है और आपने इस बहाने पूरे हिमाचल का दर्शन किया, सब जगह यात्राएं की? हाँ जी डॉक्टर करम सिंह जी, ये सत्य जी है। मैंने जैसे कि हमारे पूर्वज 4 धाम की यात्रा पे जाते थे और अपने आप को पुण्य समझते थे कि हमने एक अच्छा कार्य किया, और मैंने भी ये पुण्य कमाया है। लेकिन मेरी 4 धाम की यात्रा है, हिमाचल के चारों जनजातीय क्षेत्र हैं, और ये 4 जनजातीय क्षेत्र मैंने स्वेच्छा से सर्व किए। जैसे मैंने पहले बताया कि मैं जब 1984 में करछम गया था, उसके अगली उड़ान मैंने जो है किलाड़ के लिए भरी। तो 86 से 88 में वहाँ किलाड़ में रहा। किलाड़ के बाद फिर मेरा स्थानांतरण चौपाल में हो गया। चौपाल के बाद फिर मैं हरिपुर धार रहा। 5 साल हरिपुर धार बिताने के बाद जो शीतमर स्थल कहा जाता है काजा, 10 महीने मैंने काजा लगाया। और जो मेरा अंतिम जो चौथा धाम रह गया था, वो मैंने 2015 से 17 डोडा कुआर में जो है पूर्ण किया। और इस तरह मुझे जो है हिमाचल के जो 4 धाम की यात्रा करने का जो है सेवा करने के रूप में मौका मिला, पुण्य प्राप्त हुआ। जी, आपने जैसे कहा कि आपने 4 धाम की यात्राएं जो हैं वो पांगी, डोडरा कुआर, काजा और सिरमौर को लेकर के 4 धाम की आपने एक परिकल्पना की और उसको साकार भी किया है। ये बहुत बड़ी बात है। लोग धार्मिक दृष्टि से 4 धाम की यात्राएं करते हैं और वो भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा स्तंभ है और उसको पुण्य समझते हैं लोग और जीवन में उसको करना बहुत अच्छा मानते हैं। आपने एक साहित्यकार के तौर पर इन दुर्गम क्षेत्रों को धाम के रूप में स्वीकार किया और ये यात्राएं की। ये एक बहुत बड़ा आपके जीवन की सफलता भी हम कह सकते हैं, उपलब्धि भी कह सकते हैं और औरों के लिए प्रेरणा देने वाला भी एक काम है। आप पांगी में रहे तो पांगी का जो क्षेत्र है वो अधिकांश बर्फ में ढका रहता है, जनजीवन वहाँ का बहुत कठिन है। तो पांगी की संस्कृति, जनजीवन के बारे में कुछ अपनी बात आप कहें। डॉक्टर करम सिंह जी, जैसे कल जकारू उत्सव मनाया जा रहा था, तो मेरे को पुराने जकारू की जो है स्मृतियाँ ताज़ा उठी कि मुझे भी उनके जकारू और पदयात्रा में जो है बराबर शरीक होने का मौका मिला। मैं जब पांगी में था तो पहले मेरे को ये पता लगा कि अभी जकारू आ रहा है, तो जिसका कि घर में रहता था तो उनको मैंने बताया कि जी मेरे को भी सुबह आपने उठा देना और मैं देखना चाहता हूँ कि आपका उत्सव कैसा होता है। तो पूरा दिन मैं उनके साथ मौज मस्ती करता रहा, एक घर से दूसरे घर, इस तरह जो मैं 25-30 घरों में जो है उनके गया। चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई थी और मैंने चप्पल दूसरी पहनी थी, वो रास्ते में टूट गई। तो एक मेरे को बूढ़ी माता जी ने मेरे को अपने जो पुल्ले जो बनाए थे वो दिए, तब मैं वापस अपने क्वार्टर पहुँचा। तो असंख्य स्मृतियाँ जो है वहाँ की, और मैंने वहाँ के खाने जो है खुद उनके घरों में जाके अपने आप को उठा के खा लेता था। वहाँ के मंदिर है, दूसरे है। जुकारू त्योहार की आपने अभी बात की, हाँ जी। और उसमें क्या होता है, क्या परंपरा है इस त्योहार को मनाने की? जुकारू का मेन उनका जो उन्होंने मेरे को बताया कि जो जुकारू त्योहार आपसी प्रेम भाईचारे का त्योहार माना जाता है। जैसे सर्दियाँ विदा होती है तो सर्दियों में वो एक दूसरे से जो भौगोलिक परिस्थितियों से मिलते जुल नहीं पाते, तो उस दौरान से लगता है कि मौसम खुलने पे एक दूसरे के घर में जाके बड़ों के पाँव छू के गले मिल के एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे कि कैसे रही आपकी सर्दियाँ, और आगे की उनकी शुभकामनाओं के लिए वो मिलते थे। अगर इकट्ठे उन्होंने खाना पीना और सामूहिक नृत्य जो करते हैं जी, और ये लगभग काफ़ी 8-10 दिन मनाया जाता है जुकारू। जी।
एक और त्योहार की आपने जिक्र किया है फुलियात का, हाँ तो जी। उसके बारे में कुछ जानकारी आप दे रहे हैं? वो फुलियात्र जहाँ से जो है मेरा नहीं समझ पाया कि ये जो हमारी प्रकृति में रंग बिरंगे फूल हैं, एक तरह का ये भी इनका हर्षोल्लास का त्यौहार मनाया जाता है। जनजातीय क्षेत्रों में अमूमन उसमें आने जाने के साधन कम होते थे और उनका एक सीमित अपना ही दायरा होता था, तो ये त्यौहार भी उनको इसी त्योहारों के बहाने आपस में मिलने जुलने का एक मौका देते थे। फूल यात्रा मतलब जो है, मैं जो समझता हूँ कि फूलों के रंग बिरंगे फूलों को कंडों से जाके लाके और उसके त्योहारों से ये शब्द जुड़ा है फूल यात्रा जी। जैसे हाँ। किन्नौर में इसको फुलियाच भी फुलियाच कहा जाता है। या उख्यान के नाम से भी उख्यान। रच लेते हैं। और वहाँ जब बर्फ पिघल जाती है, कम हो जाती है, तो लड़कियां लोग जो हैं वो पहाड़ों पे जा करके फूल चुन करके लाते हैं और एक पारंपरिक त्योहार है। जी। पांगी की मैं और आपको अपनी यादें साझा करना चाहता हूँ कि जब मैं पांगी में था तो उस दौरान बिजली नहीं हुआ करती थी और मैंने जो है वहाँ जो सामुदायिक पुस्तकालय था उसका खूब फायदा उठाया, बहुत सी पुस्तकें पढ़ी। रात को मैं 2 बजे सोता था और 5 बजे उठ जाया करता था। तो कई बार जो है मिट्टी का तेल वहाँ हमारे को डिपो पे मिलता था, तो अब मैंने चीड़ की जो पत्तियों को जगा के जो अपनी पढ़ने की जो भूख थी उसको शामिल किया। उस दौरान हमारे जो SDM KR भारती जी होते थे, उनका भी मेरे को बहुत प्रोत्साहन मिला। जब उनको पता चला कि ये लड़का पढ़ने पर भी तैयार है तो उन्होंने अपने कोटे का जो है तेल भी मेरे को देना शुरू कर दिया। जैसा आपने अभी जिक्र किया, KR भारती पांगी में SDM थे और उन्होंने भी आपकी पढ़ने की प्रवृत्ति को देख करके कुछ सहयोग किया, तो उन्होंने भी पांगी पर एक पुस्तक चंबा पर लिखी है, अमर सिंह चंबा, और काफ़ी उसमें जनजातीय संस्कृति के बारे में जिक्र भी है। तो आपने इस तरह के संस्मरणों को लेकर के पांगी के बारे में कुछ लिखा, कुछ प्रकाशित हुआ? पांगी के बारे में मेरे एक संस्मरण छपा था जिसका आपने वहाँ के जो चस्कपटोरी में एक रात, और उस चस्कपटोरी की यात्रा का सौभाग्य मुझे KR भारती जी के माध्यम से मिला था और वो मुझे अपने साथ ले गए थे। हमने 8 दिन पांगी के विभिन्न गाँव में जाने को मेरे को मौका मिला और हमने वो रात के चस्कपटोरी में बिताई थी। निश्चय जी, पांगी का अगर हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं तो उसमें 2 संस्कृतियां हैं। एक पंगवाल संस्कृति है जो हिंदू धर्म संस्कृति में आस्था रखती है, और एक बुद्धिज्म का भी वहाँ प्रभाव है जो वहाँ पर जो बटोरी आप कह रहे हैं बिहार भी हैं। तो इन दोनों में कैसा आपस में समन्वय रहता है, एक दूसरे के तीज त्योहार में कार्यक्रमों में इनका इकट्ठापन रहता है, और कैसा वहाँ का माहौल रहता है अगर हम धर्म, संस्कृति और सामाजिक परंपराओं की बात करें? क्योंकि इनका लगभग वेशभूषा खान पान भी लगभग बराबर ही है, त्यौहार भी लगभग भटोरीज में भी कुछ त्यौहार वही मनाए जाते हैं जो पांगी के अन्य क्षेत्रों में मनाए जाते हैं जी। और ये जब भी मतलब होते हैं, और उनका जैसे कि वहाँ लगभग 6-7 भटोरी हैं, तो मुख्यालय इनका किलाड़ में है, और जैसे पंगवालों की जो पशु जो हैं वो ऊपर कंडों में जाते हैं, वो बटोरियाँ हैं। इसमें उनका जो आपसी भाईचारा में सदियों से बना हुआ है। भले ही मतलब वो बौद्धिज्म से साथ जुड़े हैं, लेकिन एक दूसरे धर्मों का मतलब वो आपस में जुड़े हैं आपस में। जी। आपने जो लेख की यात्रा में 4 धाम की बात की, उसमें दूसरा पड़ाव आपका डोडरा कवार भी रहा। तो डोडरा कवार का जो भौगोलिक परिस्थिति है वो बहुत दुर्गम है, वहाँ तक पहुँचना, मीलों की पैदल यात्रा और सामान ले जाना बहुत कठिन रहता है, मुश्किल रहता है। तो वहाँ पर आप इच्छा से गए, वहाँ रहे और वहाँ की संस्कृति को आपने बड़े नज़दीक से देखा। तो डोडरा कवार के बारे में कुछ परिचय आप हमारे साथ साझा करें? डोडरा कवार में मैं 2015 में गया। पिछले साल के मैं जब राजगढ़ में था तो वहाँ के जो एक स्थानीय जो मेरे सहकर्मी थे उनकी पदोन्नति हुई थी शिमला के लिए। उनकी घरेलू परिस्थिति थी, वो बाहर नहीं जा सकते, शुगर की प्रॉब्लम थी उनको। फिर मैं खुद ही ऑफर किया कि मेरे को डोडरा कवार भेज दिया जाए, क्योंकि चौथा धाम मेरा बचा हुआ था। इससे पूर्व मैं काजा में नौकरी कराया था। 2015 में मैं जो है वहाँ गया। यद्यपि क्योंकि हमारा जो कार्यालय दोनों जगह चलता था,
तो कई बार मैं रोड भी रहता, कई बार डोडा पार भी जाता, जैसे जैसे परिस्थितियाँ होती थी या अधिकारियों के जैसे आदेश होते थे। तो डोडा पार को जो है पैदल तो हमने एक बार ही किया, जो है सर्दियों के दिनों में जब 2015 के पंचायत के चुनाव थे। इन बीच में मुझे भी कई बार जाने का मौका मिला, चांसल होके भी गया मैं। और डोडा पार के कुछ एक गाँवों को मैंने नज़दीक से देखा है। और सबसे बड़ा जो मेरा रोचक अनुभव है कि 2015 में जब पंचायत के चुनाव थे तो मैंने खुद ही अपना आप ऑफर किया था कि जो पंचायत का सबसे दूरस्थ जो वार्ड है वहाँ मेरी जो ड्यूटी लगाई जाए। तो उसमें अनुपम ठाकुर जी हमीरपुर के एसडीएम हुआ करते थे, तो उनके सहयोग से मुझे जो है डोडा पार के पंडार जाने का मौका मिला, जो कि सबसे दूरस्थ, जहाँ मुझे पहुँचने में 6 घंटे का समय लगा। और डोडा वो सबसे दूर का, और वो एक सीधी ढलान पे बसा हुआ गांव है। तो डोडा पार के आसपास गांव के मैं वहाँ के जनजीवन को भी नज़दीक से देखने का मेरे को मौका मिला। पहले कठिनाइयाँ बहुत थी, अब तो सड़क भी पहुँच गई है, बिजली भी है, लेकिन जो मैंने महसूस किया कि अधिकांश कर्मचारी इसलिए नहीं वहाँ रुक पाते कि वहाँ मतलब सरकारी आवास की जो है कमी बनी हुई है, और निजी क्वार्टर भी बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। लेकिन अभी में जो डोडा पार है अन्य जो है जनजातीय क्षेत्रों की तरह विकास में आगे बढ़ा है। वहाँ के अब सेब हैं, राजमा हैं, और स्थानीय जो खाद्यान्न है वो अपनी पहचान बनाए हुए हैं जी। और उनकी आर्थिकी का एक बहुत भी योगदान देता है। सरकारी कार्य करते हुए, सेवा में रहते हुए काजा भी आपका कार्यक्षेत्र रहा, तो काजा पांगी और डोडा कुंवार से बिल्कुल अलग है, भौगोलिक दृष्टि से भी और जनजातीय क्षेत्र होने के नाते संस्कृति के आधार पर भी अलग है। तो वहाँ पर आपका सामंजस्य कैसा रहा, और वहाँ का जनजीवन और वहाँ का जो आपका एक साहित्यिक अध्ययन था वो उसकी दिशा कैसी रही? 1993 में जब हरिपुर धार हुआ करता था तो काजा के स्थानांतरण का भी ऐसे सहयोग बना कि किसी की ट्रांसफ़र हो जब होती कोई नहीं जाया करता था वहाँ, तो मैंने ऐसे अपनी ऑप्शन दे दी कि मैं जाने को तैयार हूँ। और उसमें हमारे रजिस्ट्रार पाठक जी हुआ करते थे, तो उनके सहयोग से मेरा स्थानांतरण का भी मिला, लेकिन मुझको ज़्यादा समय काजा बिताने का मौका नहीं मिल पाया। मैं लगभग कोई दिसंबर 93 के करीब वहाँ काजा में पहुँचा। उसमें जो काजा चारों तरफ बर्फ से फिर सफ़ेद चादर से ढका हुआ था। तो मेरी जैसे कि वहाँ के जो पिन वैली की देखने की इच्छा थी वो परिस्थिति में बता नहीं पूरी हो पाई, लेकिन मुझको किब्बर गेटे टाशीगंज में जाने का मौका मिला। और वहाँ जो सर्दियों में वहाँ का जो पिन घाटी का भोचे नृत्य को भी जो है अपनी आंखों से देखने का जो अवसर मिला। और काजा में जबकि सभी कर्मचारी अपने घरों में आ गए थे, लेकिन मैंने जो सर्दी है जो है वहाँ आके जो वहाँ अब काजा में बिताई। और लगभग जो है मतलब 5-6 फुट से 10-12 फुट बर्फ थी, और मेरे पास 8-10 किलो की रजाई के बावजूद भी मुझको जो है ठंड का एहसास होता था। -30-40 डिग्री के टेम्परेचर में मैंने वो अपना समय बिताया। और जो सबसे कठिन मतलब क्योंकि वनस्पति विहीन काजा था, पहले तो 2-3 दिन तो मेरे को बड़ी सफोकेशन से महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे मैं आके आबोहवा में अपने आप को मैंने बदल दिया। सबसे बड़ी वो मेरे को सौभाग्य मिला कि वहाँ पुस्तकालय का सहयोग मिल गया, और वहाँ एसडीएम सर ठाकुर जी का भी सर्दियों में साथ रहा मेरा। 10-12 फुट की बर्फ और उसमें रहना, और उसमें भी पढ़ने के लिए रहना और छुट्टियों में घर नहीं आना, एक ऐसा जुनून है जो रतनचंद निर्झर जैसे व्यक्ति के लिए ही संभव है, और इन्होंने ये सब कुछ कर दिखाया। तो जब 10-12 फुट की बर्फ रहती है, आदमी बिल्कुल घर में बंद हो जाता है, कई महीनों तक बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसकी दिनचर्या, उसका खान पान, मेल मिलाप या अकेले में रहना बिल्कुल कैसे ये सब संभव हो पाता है? वहाँ के जो सामान्य लोग उस परिस्थिति में न रहने के आदी थे, लेकिन जैसे हम निचले मैदानी क्षेत्रों में जाते हैं तो हमारे को भी एक तरह का जो अपने क्वार्टर में कैद होने का अनुभव था। ये अपने क्वार्टर में बस एक रेडियो मेरा साथी होता था। रेडियो शुरू से बचपन से जुड़ा, आज तक मेरा रेडियो जो है साथी रहा।
रेडियो के माध्यम से मेरा समय व्यतीत हो जाता था। और जो है वहाँ पुस्तकें सबसे मेरी मित्र थी, तो मैंने कभी कभी महसूस नहीं की। और आपने रेडियो की बात की है और रेडियो के साथ आप काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े भी रहे हैं, तो रेडियो में आपका योगदान किस तरह का रहा और कार्यक्रमों के लिहाज से भी, और जो आप की यात्राओं में रेडियो आपका एक पक्का साथ ही रहा, तो रेडियो की यात्रा आपकी कैसी रही? रेडियो सुनने का बचपन से शौक था कि जैसे जैसे मैं आत्मनिर्भर हुआ तो सबसे पहले मैंने तनख्वाह से पहले रेडियो खरीदा, और ये रेडियो ताउम्र मेरे साथ रहेगा और अभी है भी रहेगा। इस रेडियो ने मेरी लंबी लंबी यात्राओं में जो है अकेले चलने में मेरा जो है मेरा हम सफ़र रहा। जब मैं रेडियो मेरे साथ होता तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं होता था कि मैं अकेले चला हूँ। तो रेडियो में मुझको जाने का भी मौका मिला। तो पहले बाल गोपाल में कुछ मैंने एकांकी नाटक भेजे, फिर मैंने क्षेत्रीय भाषाओं में भी कुछ नाटक लिखे मलयाली कार्यक्रम के लिए। अब जब मुझे कभी बुलाते हैं तो मैं रेडियो पे भी जाता रहता हूँ जी। और आज विश्व रेडियो प्रसारण दिवस भी है। ये बड़े अच्छी सौभाग्य की बात है कि आज विश्व रेडियो दिवस भी है। रेडियो तब भी और आज भी एक संचार का बहुत प्रबल सशक्त माध्यम है। गीत, संगीत, समाचार और बहुत सारे कार्यक्रम जो साहित्य से भी जुड़े हुए हैं, तो साहित्यिक अभिव्यक्ति का भी एक रेडियो जो है वो बहुत अच्छा माध्यम है। और आपकी यात्रा में आज भी ये सब साथ साथ चल रहा है और बहुत सारे लोग आपको उसमें सुन भी पाते हैं, आपके विचारों से अवगत होते हैं। और जो आपकी ये लेखकी यात्रा है या उसमें बाल मंच है, पहाड़ी भाषा के कार्यक्रम हैं, उसमें रेडियो का बहुत बड़ा योगदान है। आपने चौथे धाम के रूप में सिरमौर की हरिपुर धार की बात की है, तो वहाँ का आपका सिरमौर के लोक जीवन को लेकर के आपका अनुभव कैसा रहा और आपकी वहाँ पर जो साहित्यिक यात्रा है वो किस तरह से गुजरी? किलाड़ से चौपाल पहुँचा, वहाँ 10 महीने बिताने के बाद मेरा जो ट्रांसफ़र वहाँ से हरिपुरदार को हो गया। हरिपुरदार में मैं लगभग 8 बजे के करीब पहुँचा, और ये मेरा स्थानांतरण आदेश भी आज तक नहीं मिले जो चौपाल से मेरे बुजुर्ग हुए थे। मैंने परिस्थितियों से समझौता करके वहीं नए स्थान की ओर कूच कर दिया। जिस दिन मैं वहाँ पहुँचा शाम को एक होटल में ठहरा, रात को बिस्तर लेके। सुबह जब उठा तो हरिपुरधार धुंध की चादर में सोया हुआ था, लपेटा हुआ था। 4-5 साल कब बीत गए मुझे पता नहीं चला। इस बीच मेरी जो पत्रकारिता भी चलती रही, साहित्यिक लेखन भी चलता रहा, और वहीं से मुझको एक बार केरल जाने का भी मौका मिला 92 में। तो जो है मेरी जो घुमक्कड़ी का सबसे अधिकांश समय जो है चौपाल हरिपुरधार में भी था। जब इसमें मिलता कोई छुट्टी वाले दिन होता तो कभी हरिपुरधार का जो वर्तमान मंदिर है भंगियाणी मंदिर वहाँ चला जाता, कभी जो पुराना किला था उस तरफ कुछ निकल जाता। जब भी मतलब क्योंकि मेरा घर आना जाना बहुत कम होता था, मेरे लिए जहाँ मैं जाता था उसी को अपना घर मान के, वहाँ के लोगों को अपने स्वजन बंधुओं को मान के उनके बीच ही बिताना पसंद करता था। 5 साल के बाद जो है मेरा 5 साल का समय बड़ा मधुर स्मृतियों में बीता, और इसी दौरान मुझको एक बार अपनी जान जोखिम में भी डालनी पड़ी, क्योंकि एक बार मैं नाहन से जब हरिपुरधार की ओर आ रहा था, दिसंबर महीने की बात थी, और रात मुझको अरट गांव में पड़ गई। दूसरे दिन मैं जब सुबह वहाँ उठा तो चारों तरफ बर्फ पड़ रही थी, और मैं 7 बजे के करीब जब वहाँ से चला और आगे जंगल के रास्ते में फटा गया। 5 घंटे तक मैं भारी बर्फबारी के बीच फंसा रहा। रास्ते का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी अपने आप को, क्योंकि दिन का समय था। चलता रहा, कभी ऊपर कभी नीचे। थोड़ी देर में मुझे कहीं दूर जो है धुआं सा उठता दिखाई दिया। मेरे में एक आशा के जागी कोई हो ना हो वहाँ कोई गौशाला होगी, और मैंने वहाँ पहुँचने का एक लक्ष्य साध दिया कि जैसे तैसे मुझको वहाँ पहुँच के अपने जीवन को बचाना है। 2.5 घंटे के जद्दोजहद के बाद मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझको एक छोटा सा गाँव नज़र आया। मेरे हाथ पाँव बिल्कुल सुन्न हो चुके थे और जुबान भी बंद हो चुकी थी। तस्मे खोल के मैंने बूट वहाँ उतारे और सीधे मैं घर के अंदर घुस गया। वहाँ एक बुजुर्ग माता जी रोटियाँ बना रही थी, और मैंने जाके वहाँ पीछे की तरफ पानी उबल रहा था, उसमें हाथ डाल दिए। उसमें मेरी दाढ़ी भी बड़ी हुई थी,
और मैंने हाथ डाल के मेरा खून का संचार हुआ तो मेरी जबान भी चल पड़ी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बाबा जी आप कहाँ जोरदार जा रहे हैं। मैंने कहा माता जी मैं बाबा नहीं हूँ, मैं तो PWD का कर्मचारी हूँ, ऐसे से बर्फबारी के बीच रास्ता भटक गया था। पहले उसने मुझको बड़े प्यार से डांटा कि घर से तो क्या फालतू है जो है, इतने में मर खप जाता है, किसने पूछना तेरे को। वो उसने फिर मेरे को रोटियाँ खिलाई और बोली बेटा तेरे को चाय पिलाती लेकिन दूध नहीं है। मैंने कहा माता जी बिना दूध की भी चाय चलेगी। दूध चाय पी के थोड़ी सी गर्मी या स्फूर्ति से आई, फिर उसने अपने बेटे को मेरे को साथ थोड़ी देर रास्ता दिखाने के लिए भेजा और इस तरह मैं शाम को कोई 5-7 बजे के करीब जो है हरिपुर धार पहुँचा। तो इस तरह मेरे को एक जीवनदान मिला। इस तरह के मैंने असंख्य जो जोखिम थी रात रात भी यात्राएं की। उसमें यह था कि बस रेडियो साथ होना चाहिए और सबसे बड़ा मेरे सहारा हुआ करता था। परिवार के मेलों में, त्योहारों में, उनके ब्याह शादियों में मेरे को जाने का मौका मिला और शर्माओं की संस्कृति को नज़दीक से देखने का अवसर मिला। रतन चंद निर्झर जी, पत्रकारिता में भी आपका बहुत योगदान रहा है। सेवा के साथ साथ आप साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, यात्रा संस्मरण लिखने के क्षेत्र में भी और यात्राएं करने में भी बहुत आपकी रुचि रही और आपने बहुत सारे संस्मरण भी कुछ हमारे साथ साझा किए हैं। तो साहित्यिक पत्रकारिता की यात्रा आपकी कैसी रही और किन पत्रिकाओं में आपका प्रकाशन हो पाया है, आपकी रचनाएं भी छप पाई हैं? जैसे कि पत्रकारिता में उसमें मैंने आपको बताया कि वीर प्रताप उसमें प्रमुख अखबार हुआ करता था। दैनिक वीर प्रताप के अलावा हिंदी दैनिक ट्रिब्यून, अजीत समाचार और दूसरे दैनिक समाचारों के अलावा साप्ताहिक पत्रों में भी मैंने अपनी साहित्यिक पत्रकारिता की। ज़्यादातर सांस्कृतिक रिपोर्ट, खेलकूद रिपोर्ट या प्रतिभाओं के बारे में उनके साक्षात्कार लिख कर भेजा करता था और वो स्थान पाया करते थे। वीर प्रताप ने मेरे को एक बहुत अच्छी पहचान दी। कुल मिला के कहा जाए कि वीर प्रताप मेरे लिए एक तरह का नर्सरी स्कूल हुआ करता था। और उसके बाद गिरिराज हुआ, सोमसी, हिमभारती, हिमप्रस्थ में भी मेरी रचनाएं जो है प्रकाशित हुई, जिसमें कहानी है, कविता है और दूसरी विविध सामग्री भी निहित रही है। आप लिखने के साथ साथ पत्रिकाओं के प्रचार प्रसार में भी कार्य कर रहे हैं और आपका काफ़ी योगदान है, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप जानकारी देना चाहेंगे? हाँ, मैं पहले जब सोलन में था तो उसमें मैं कुछ पत्रिकाएं जैसे शुभ तारिका है, आजकल पत्रिका है, तो इस प्रकार की कुछ 5-10 पत्रिकाएं मंगाता था, अपने लेखक मित्र बंधुओं को जो है उपलब्ध कराता था। 2017 में सोलन विशेषांक निकला। 18 में मैंने उसकी 100 कापी अपने खर्चे पे छपा के और सोलन के लोगों को उपलब्ध कराई और उसकी आज भी लोग जो है चर्चा करते हैं और डिमांड भी करते हैं कि आपके पास और कॉपी तो नहीं है। वर्तमान समय में गिरिराज की एजेंसी के माध्यम से गिरिराज की अखबार यहाँ उपलब्ध करा रहा हूँ। गिरिराज हिमाचल सरकार का सूचना विभाग का साप्ताहिक पत्र है और पूरे हिमाचल की विकास की गतिविधियां भी सरकार की उसमें रहती हैं और उसके साथ साथ साहित्यिक आलेख, साहित्यिक रचनाएं भी उसमें प्रकाशित होती हैं और आप उसका एजेंसी के तौर पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आपने जैसा जानकारी दी है कि जहाँ जहाँ गिरिराज का सर्कुलेशन कम हो गया था वहाँ भी आपने उसको बढ़ाने में सहयोग दिया है, आप उसमें कार्य कर रहे हैं और अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी एक बहुत अच्छा प्रेरक कदम है। निर्झर जी, आपने यात्रा संस्मरणों के साथ साथ लोक जीवन पर बहुत कुछ लिखा है और कविताएं भी आपने काफ़ी लिखी हैं। एक कविता आपकी बहुत पसंद की जाती है और अक्सर कवि सम्मेलनों में उसी कविता को सुनाने के लिए लोग मांग करते हैं और अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो उस कविता का शीर्षक है खिंद। हम चाहेंगे कि इस लोकप्रिय कविता खिंद को आप आज हमारे दर्शकों श्रोताओं के साथ भी साझा करें और आप ये कविता ज़रूर हमें सुनाएं। डॉक्टर साहब, ये खिंद कविता का रचना जो है 1987 में उसमें भी मैं पांगी में हुआ करता था।
दिन में ऐसे भाव उठे और मैंने जो है 5 रुपये की एक 4 लाइन वाली कापी खरीदी और उस पर मैंने ये कविता उतारी। शाम को मैं जो हमारी मंडी के तहसीलदार हुआ करते थे वो सीताराम जी, उनके क्वार्टर गया, सरकारी रिहायश में, जहाँ मेरा क्वार्टर था उनके बगल में ही था। जैसे मैं उनके रिहायश में पहुंचा तो SDM KR भारती जी जो हाल में वहाँ पहुंचे तो शाम के खाना खाने उनके पास आए हुए थे। मैं दरवाजे से मुड़ के वापस जाने लगा तो तहसीलदार साहब ने कहा कि अंदर आ जाओ, अपने ही लोग हैं। मैं अंदर गया, उन्होंने मेरा परिचय कराया कि ये मंडी का लड़का है और कुछ लिखता रहता है, मेरे को तो मालूम नहीं कि क्या लिखता है। तो भारती जी बताए कि जॉन हाँ क्या लिखता है। मैंने कहा जी कुछ कविता वगैरह लिखता हूँ। तो बोलते सुना कौन सी कविता है। मैंने जी आज ही लिखी है मैंने। तो खिंद कविता के जो मेरे पहले श्रोता थे वो KR भारती जी थे। जब उन्होंने कविता को बड़े गौर से सुना, वो बोलते कि बेटा था ना तो कमाल कर दिया जॉन, एक कविता बोलते मेरे को अपने हाथ से लिख के मेरे पास दे दी। तो इस तरह ये खिंद कविता का सृजन जो है 1987 में हुआ। इस कविता को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। माँ, बच्चा और उधरी खिंद। माँ जब भी उधेड़ती है फटी पुरानी खिंद, हर नगंदों और लीरों से चुपचाप करती है बातचीत। आंखों में घिर आता है यादों का खारा जल, भीग जाता है चादरों का बना। मेरा बच्चा टुकर टुकर निहारता है दादी का चेहरा। शाम लौटने पर मुझसे पूछता है एक सवाल, पापा दादी क्यों रोती है खिंद उधेड़ती बार। पापा दादी क्यों रोती है खिंद उधेड़ती बार, आखिर क्या साख संबंध है ढेरों के साथ। मैं निरुत्तर देखता हूँ बच्चे का बोध चेहरा, गिर जाता हूँ स्मृतियों के घने जंगल में। स्मृतियों के घने जंगल में स्मृति वात्यान से झांकने लगते हैं सुप्त परिवार के चेहरे। चाचा ताए के साफे लहराने लगते हैं आंखों के सामने। बच्चों के झग्गू सुतनू याद दिलाते हैं बीते बचपन की। बच्चों के झग्गू सुतनू याद दिलाते हैं बीते बचपन की। दूसरे दिन मैंने देखा माँ बतिया रही थी जमुना चाची से, खोल रही थी यादों के पुराने खत। पैणी नीला टुकड़ा रेशमा के स्कूल वर्दी की निशानी है, ये पप्पू के बापू की फौज की वर्दी हुआ करती थी। इस साटन के टुकड़े में छिपी है भाभी कलसों की निशानी। इसी चादर से खींचा था सौरे के सामने लंबा घूंट, हुक्का भरती बार। इसी घगरे से डाला था रोसों के विवाह पे गिद्धा। इसी लिंग चोड़ी से किया था नूह का दरोड़ा। ना जाने कब तक गुजरती रही यादों की पुरानी खिंद। मैं जान गया था माँ क्यों रोती है खिंद उधेड़ती बार। माँ देखती है अपनी आंखों से पीढ़ी दर पीढ़ी का इतिहास। माँ देखती है अपनी आंखों से पीढ़ी दर पीढ़ी का इतिहास। आपने स्वरचित कविता खिंद सुनाई और इसमें संयुक्त परिवार की जो एक ताकत है, जिन स्मृतियों के सहारे सुख दुख हम काटते रहे हैं और आज जो छोटे परिवारों की त्रासदी है वो एक चिंता का विषय बनती जा रही है। तो ऐसे में आपकी जो ये कविता है ये हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को जीवंत बनाती है और सभी के लिए ये कविता प्रेरक है। अब आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कोई सरकारी सेवा का बंधन अब नहीं है, अब आप अपने परिवार के साथ हैं। तो आज के समय में, वर्तमान में आपकी साहित्यिक संरचना और वो यात्राओं का क्रम क्या जारी है और उसकी आज क्या दशा दिशा है आपके लेखन की और आपकी यात्राओं की? नवंबर 2018 में मैं सेवानिवृत्त हो गया था। उसके पश्चात 20 में मैंने सोचा था कि उन जनजातीय क्षेत्रों को फिर एक बार जाऊंगा और देखूंगा कि अब वो किस हाल में हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से मेरी यात्राएं जो स्थगित हो गई। अब निकट भविष्य में मेरा ये रहेगा कि मैं पांगी, काजा, डोडो पार जाके फिर दोबारा उन पत्थरों को, उन गाँव को, उन लोगों से मिलूंगा जिनके साथ मेरी असंख्य स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। 2020 का समय मेरा अधिकांश समय जो है पढ़ने में बीता। इस दौरान मैंने लगभग कोई
8 उपन्यास पढ़े जगदीश चंद्र जी के, एक उपन्यास राजकुमार राकेशी का पढ़ा कंदील। और लॉकडाउन का मैं सबसे बड़ा फायदा ही उठाया कि मैंने जो है साहित्य अध्ययन बहुत किया। हिंदी के अलावा मैं संस्कृत, पंजाबी और उर्दू का साहित्य भी पढ़ता हूँ। इस भाषाओं का मुझे थोड़ा बहुत जो है ज्ञान है और रुचि भी रखता हूँ। इनमें जो छपा जो रचित साहित्य है उससे भी मेरे में ज्ञान में वृद्धि होती है, चाहे कहानी उपन्यास हो, यात्रा वृत्त हो। अंग्रेजी में भी 2-4 बहुत अच्छी सी किताबें मैंने इस लॉकडाउन में पढ़ी। साथ में मैं कुछ जो मेरा अधूरा कार्य है, जैसे मैंने बताया कि अपने बचपन के संस्मरण हैं, यात्राएं हैं, अपने सेवन काल के जो अनुभव हैं उनको भी मैं संग्रहित कर रहा हूँ। और कोशिश है कि शायद इस साल मैं अपनी पुस्तकों काव्य संकलन का भी मेरा कार्य आधार में लटका हुआ है, तो मेरी कोशिश रही कि इस साल कोई एक आध पुस्तक जो है मैं अपने पाठकों को उपलब्ध कराऊँ जी। बाकी अपना अधिकांश में अब परिवार के बीच भी धरा है। अभी भी मन तो बहुत होता है कि मैं उन्मुक्त उड़ान भरूँ, फिर जो कुछ एक क्षेत्रों में नहीं जा पाए हूँ उन क्षेत्रों को फिर से वहाँ पैदल भ्रमण किया जाए। सेवानिवृत्ति के बाद भी आपका अध्ययन जारी है, और जैसा आपने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आपने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत सारे लेखकों को पढ़ा है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में बहुत सारी रचनाओं को, लेखकों को आपने पढ़ा है। निर्झर जी, राहुल सांकृत्यायन से लेकर के आज तक के जो वर्तमान दौर के कथाकार हैं, कवि हैं, आलोचक, समीक्षक हैं, उन सभी को आपने पढ़ा है। आप तब से लिखे जा रहे साहित्य में और आज के साहित्य में, लेखकों में, लेखन की प्रवृत्तियों में क्या अंतर समझते हैं? मैं जो महसूस करता हूँ कि आज के जो नवलेखन में या जो लेखन के क्षेत्र में आए हैं उनमें पढ़ने की प्रवृत्ति जो है ना के बराबर है। मेरा मानना है कि जितना हम अध्ययन करेंगे, जितना हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उतने हमारे को साहित्यिक लेखन में खाद उपलब्ध होगी। जो हमारी को बौद्धिक खुराक होती है, पुस्तकें जो साहित्य पर हम रचना करेंगे, आज परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि लेखक अपने लिखे हुए को भी एक बार पढ़ ले तो शायद उसमें कुछ और निखार आए। सबसे बड़ा मतलब जो मैं कमी महसूस करता हूँ, एक अच्छी रचना के जो उसको अच्छी रचना को अच्छे तरह से आत्मसात करने की बड़ी आवश्यकता होती है, तभी कोई एक अच्छी रचना जो है सामने प्रस्फुटित होकर सामने आती है। धैर्य सबसे बड़ी चीज़ है। आज के लेखन में, लेखकों में यह है कि हम जल्दी से जल्दी जो है सफलता की सीढ़ियों पर पहुंच के एक लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हों, लेकिन एक अच्छे लेखक बनने के लिए कई सदियों का समय बीत जाता है। जो पुराने जिन लेखकों को मैंने पढ़ा है उनका जीवन संघर्ष है, उनके जो अनुभव हैं वो एक तरह का प्रेरणा देते थे। जो उन्होंने लिखा है, जो भोगा है, जो देखा है, सत्य के बिल्कुल लिखा जाता था। आज के लेखन में यह जो है इतना करीब के दर्शन नहीं उपलब्ध होते। जी, आज का लेखन हम कहें तो थोड़ा सतही लगता है। कुछ एक साहित्य का जो प्रवृत्ति है उसको देख करके हम कह सकते हैं, लेकिन गंभीर लेखन भी हो रहा है, स्तरीय लेखन भी हो रहा है और यथार्थवादी लेखन भी साथ साथ चल रहा है। और बहुत सारे लेखक साहित्य साधना करते हुए अपनी रचनाएं सामने ला रहे हैं और उनको प्रशंसा भी मिलती है, उनको पाठक भी मिलते हैं और उन पर चर्चा भी होती है। जैसा आपने कहा कि लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज अगर हम देखें कि सोशल मीडिया के दौर में लोग लिखते हैं, उसी समय उसको पोस्ट कर देते हैं, कुछ लाइक मिल जाते हैं तो लेखक ये समझ लेता है कि देखो इतने लोगों ने इसको देखा, पसंद किया, लेकिन ये कहना मुश्किल हो जाता है कि उन्होंने पढ़ा, समझा या नहीं। केवल लाइक मिल जाने से हम ये मान लेते हैं कि इसको बहुत लोगों ने, इतने लोग इसको देख चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं। तो पहले का समय ऐसा रहता था कि
कोई लिखता था रचना, फिर कुछ लोगों के साथ बैठ के, कुछ मित्रों के साथ बैठ के उसकी चर्चा होती थी, उसकी समीक्षा रहती थी। उसके बाद बहुत देरी से जा कर के वो रचना कहीं सालों के बाद प्रकाशित होती थी, तब तक उसमें परिष्कार हो जाता था। आज वो जो परिष्कार की जो प्रवृत्ति है वो बिल्कुल नहीं रही है। तो ऐसे में जो आप कह रहे हैं कि उस रचना में जिसमें परिष्कार नहीं हो पाता है, उसमें वो गंभीरता नहीं आ पाती है। तो इस स्थिति में सोशल मीडिया को आप किस दृष्टि से देखते हैं? सोशल रचनाओं को मीडिया लेकर के फायदे कम और नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि जैसे कलम का हाथ से साथ छूट गया है। जब हम कलम से लिखते थे हमारा मस्तिष्क भी उसके साथ जुड़ता था, लेकिन सोशल मीडिया में एक तुरंत प्रतिक्रिया और उसके बाद चिंतन का कोई समय नहीं है। जो एकदम भाव उठे वो लिख दिए, लेकिन उसमें संशोधन के कोई वो नहीं। इसी वजह से जो है वो जो हम विचार प्रकट करते हैं उसका स्थायित्व तो नहीं है। और जब हम कोई बात सुन के उसमें गंभीर चिंतन करके अपनी प्रतिक्रिया देंगे, उसमें कुछ भाव भी होगा। सबसे बड़ा मैं खतरा ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया में जो ये है कि रचना की तत्कालीन जो प्रतिक्रिया देने में नुकसान ज़्यादा है। अभी हमने हिमाचल प्रदेश के प्रख्यात लेखक, कवि, आलोचक और घुमक्कड़ साहित्यकार रतन चंद निर्झर जी से बातचीत की। उनकी लेखन में रुचि, साहित्यिक यात्राएं और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा काल के दौरान जो उनके अनुभव रहे, जो उन्होंने हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों के लोक जीवन को समझा और अपनी रचनाओं के माध्यम से उनको व्यक्त किया है। हम श्री रतन चंद निर्झर जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय हमारे साथ बैठ करके अपने विचारों को साझा किया और अपनी कुछ रचनाएं भी सुनाई। लेखक से मिलिए और लेखकों, कलाकारों का साक्षात्कार, यह क्रम जारी रहेगा। और इस कड़ी में हम अन्य साहित्यकारों, कलाकारों के साथ मिलकर के उनके विचारों को, उनकी रचनाओं को भी आपके साथ साझा करने का प्रयास करते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करने के लिए श्री रतन चंद निर्झर जी का हार्दिक धन्यवाद, आभार, नमस्कार।